ओके बेटे, ये क्वेश्चन कल हम कर रहे थे। एक दो क्वेश्चन करने के बाद फिर आज मेजर टॉपिक हमारे पास है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। इसके बाद ठीक है बेटे, ये हमारे पास पोज 4 रेजिस्टर्स गिवन है, ईएमएफ सोर्स इज गिवन टू अस, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज 20 ओम, 80 ओम, 80 ओम, लेट दिस इज 20 ओम। ठीक है, suppose if this voltmeter is connected across this one, यानी ये वोल्टमीटर, ये वी हो गया बेटा, ये इसकी वैल्यू वोल्टमीटर की हमने डिटरमाइन करनी है, व्हाट इट विल बी। ठीक है, लेट इसको मैं ए बी सी डी, सी जंक्शन ये वाला हो या ये हो, एक ही बात है बेटा। ए ये वाला हो या ये वाला हो, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा, हमने वी बी डी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर लगाया, इसका मतलब इट विल मेजर द पोटेंशियल में क्रॉस वी एंड डी। बेटे, किसी चीज को भी सॉल्व करते हुए ना कोई एक पॉइंट स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। ठीक है, हमारे पास एक चीज को स्टैंडर्ड बनाओगे, आपको किसको आपने कंसिडर करना है एज अ सोर्स के तौर पे। ठीक है, किसको आपने सॉरी एज ए रेफरेंस पॉइंट किसको कंसिडर करो, चाहे आप ए को रेफरेंस पॉइंट ले लो तब भी हो जाता है, या अर्थ को ले, या सी वाले पॉइंट को ले लो जहाँ पे पोटेंशियल कम होता है, चाहे उसको ले लो। ज्यादा बेहतर है लोअर एंड को लो, वो ज्यादा बेहतर होता है। उसकी रीजन ये है, जितना पोटेंशियल एनर्जी वगैरह पड़ा होता है आपने, वो आप अर्थ की सेंटर से या अर्थ की सर्फेस से ले लेते हैं, इसमें अर्थ की सर्फेस ए टू में अर्थ के सेंटर से लेते हैं, माइनस जी एम ओवर आर फॉर्मूला जो बनता है। ठीक है, अब मैंने अगर बी बी डी निकालना है, तो इसका मतलब है मुझे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना पड़ेगा, ये वाला। ये क्या आएगा मेरे पास, वी बी सी आएगा, यानी वी बी सी देखना पड़ेगा मुझे, माइनस दूसरे एंड उसको उसके साथ लगा हुआ है दूसरी साइड पे, तो इसका मतलब इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस देखना पड़ेगा। ये क्या बन रहा है, वी डी सी है, इसका मतलब माइनस वी डी सी होगा। तो सी हमारे पास एक पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस के लिए ले रहा है, तो आ क्या रहा है हमारे पास, वी बी डी आ रहा है। ठीक है, सी आप ए को भी रेफरेंस के लिए ले सकते हो। तो मैंने वही कहा ना, हमारे पास लो पोटेंशियल वाली चीज को रेफरेंस बने, क्वेश्चन जरा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, जल्दी इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बेटे, अगर मैं इसको अब सॉल्व करूं, वी बी सी किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज गिवन रेजिस्टेंस, क्योंकि किरचॉफ लॉज भी पढ़े होते हैं आप लोग ने बेटा। ये एक अलहदा लूप है, इस दोनों को कितना मिल रहा है, 12 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है एक अलहदा लूप बन रही है इसके साथ, ये देखो, इसको भी सोर्स 12 वोल्ट मिलता है, दूसरे को भी 12 वोल्ट मिलता है। ठीक है, तो हमारे पास फर्दर वो क्या होते जा रहे हैं, डिवाइड होते जा रहे हैं। तो वी बी सी किसके बराबर हो जाएगा, बेटा वी बी सी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज गिवन रेजिस्टेंस क्या, R2 over sum of resistance in series R1 plus R2 times input EMF of the source, which is E minus, दूसरा हमारे पास क्या, वी डी सी है, वी डी सी इसके क्रॉस है बेटे, तो इसके क्रॉस रेजिस्टेंस कौन सा है, गिवन रेजिस्टेंस क्या, R4 ओवर सम ऑफ रेजिस्टेंसेज इन सीरीज, वो कौन कौन से आ रहे हैं बेटे, R3 प्लस R4 टाइम्स इनपुट EMF ऑफ द सोर्स विच इज E। ठीक है, अब इसको अगर आप फर्दर करते हैं बेटे, this further becomes
VBD equals to R2 की वैल्यू बेटे हमारे पास 80 है, 80/20 प्लस 80 टाइम्स 12 वोल्ट माइनस R4 की वैल्यू हमारे पास क्या है, दिस इज 20 ओवर टोटल रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में होता है, दिस इज ऑल्सो 80 प्लस 20 टाइम्स 12। इसको फर्दर सॉल्व करते हो आप, दिस इज 8/10, 8 टाइम्स 1.2 माइनस, और दूसरा हमारे पास वैल्यू आ रही थी, दिस इज 2 टाइम्स 1.2, तो क्या आ जाएगा 6 टाइम्स 1.2 सर प्लस 672। जी बेटे, हम R1 और R3 को वैसे न्यूमरेटर में रख सकते हैं, R1 और R3 थ्री तो कोई, हाँ, R1 जैसे और मतलब कि R2 और R4 को किया तो फिर अगर R1 R3 भी लिख दें वो आ जाएगा आंसर। हाँ ठीक है, मैं करने लगा हूँ, लो इससे कर देते हैं बेटे, अगर आप जिस तरह तारीफ हम करने लगा हूँ, VBD ही निकालना है। अब मैं ये करने लगा हूँ VAB माइनस VAD। अब VAB क्या होगा, R1 प्लस R2 टाइम्स इनपुट EMF इज E। VBD क्या होगा, R3 ओवर R3 प्लस R4। अब आंसर नेगेटिव में आएगा, उसको ओमिट कर देना बस, नेगेटिव साइन को। अब R1 की वैल्यू क्या, 20/100 टाइम्स 12, ये वैल्यू क्या 80/100 टाइम्स 12। आंसर कितना आ रहा है, -7.2, -7 को मिट कर दो, 7.3 हो गया ना। तो रेफरेंस के लिए आपने पॉइंट, आंसर एक ही आएगा दोनों तो, ठीक हो गया। तो ये बेटे है था पोटेंशियल डिवाइडर या पोटेंशियोमीटर का। अब उसके बाद अब जो टॉपिक है बेटा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच इज़ ऑपरेशन एम्पलीफायर, जो कि प्रोसेसर का हिस्सा ही ये बनता है। ठीक है, प्रोसेसर मैंने कहा था वो हमारे पास कंपेयर करता दो वैल्यूज को, ठीक है, प्री डिफाइंड क्राइटेरिया सर होता है। पहले हम एप्लीकेशंस वगैरह कर रहे हैं, बाद में हमने फिर दूसरे टॉपिक्स करने हैं। एप्लीकेशन तो है ही बेटे सिलेबस में, वो तो नहीं पहले सर, ये होती है। एप्लीकेशंस का पार्ट नहीं है, एम्पलीफायर और नहीं बेटे, सेंसर्स वगैरह। एप्लीकेशन वगैरह ये 2000, ये तो मेजर पार्ट है। एप्लीकेशन तो 2000 है थी, 16 से पहले होती थी बेटे। तो सर आपने अभी सर्कुलर मोशन करा दिया हुआ है? नहीं नहीं, वो एंड वाले, वो एंड में नहीं है, वो एंड वाले चैप्टर्स एंड में इस सेंस में करवाऊंगा कि उन दिनों में मॉक का पेपर हो रहे होंगे, वो आसान टॉपिक मैंने उससे करवाने हैं, मैंने मुश्किल टॉपिक अभी करवाए, ठीक है। अब आगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेटे हमारे पास, इसको अगर आप लाइन में 2-4 लगा लो, ओके। ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेटे हम कहते हैं हमारे पास एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, इंटीग्रेटेड मीन आईसी है। अगर इसको देखें हमारे पास, दिस इज डिफाइन करूँ, डेफिनेशन में इसकी आया नहीं करती, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट है बेटे, आईसी है। अगर आईसी है तो हमारे पास ये इंक्लोजर के अंदर ये बंद है, एक इसके अंदर एक चिप है जिसे आप कहते हैं, ठीक है। दिस इज इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जिसे आप कहोगे, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 20 ट्रांजिस्टर्स कैपेसिटर्स
and resistors connected on a slice of silicon. सिलिकॉन भी हो सकता है और जर्मेनियम भी हो सकता है. An integrated circuit consists of integrated circuit, जो चीज इनक्लोज इंटीग्रेट का मतलब किसी चीज को एरिया लेना, स्मॉल फॉर्मेट में ले आना. ठीक है, सर्किट काफी बड़ा है जिसको आपने एक इंटीग्रेट करके स्मॉल चिप फॉर्मेट में ले आए. एन इंटीग्रेटेड सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 20 ट्रांजिस्टर्स. अब ट्रांजिस्टर क्या होती है बेटे? ट्रांजिस्टर हम कहते हैं जो रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिस्टर है. ऐसा कंपोनेंट जो रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करेगा वो ट्रांजिस्टर है. और जो पावर को ट्रांसफर करता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर क्या होता है? प्राइमरी को आउटपुट में पावर में चेंज कर देता है, तो वो पावर को ट्रांसफर करता है. जो चीज पावर को ट्रांसफर करती है उसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं. जो रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करता है वो ट्रांजिस्टर होता है. फॉर द बहुत डिटेल इसकी है ही को नहीं, सिलेबस में इतनी है. अब लेकिन ट्रांजिस्टर बनता कैसे? इससे पहले अब बेटे आप पढ़ चुके होते हो डायोड. डायोड का ये सिंबल होता है. ये हमारे पास क्या होती है? पी टाइप या एन टाइप. दरमियान में लाइन लगा दो या नहीं लगाओ, कोई मार्क डिडक्ट नहीं होता. कैम्ब्रिज के पेपर में लाइन आई हुई है, कईयों में नहीं आई हुई. ओरिजिनल सिंबल जो है वो हमारे पास वो दरमियान में लाइन नहीं होती. लेकिन हमारे पास जो 21 का सिलेबस जो है उसको अगर देखोगे तो उसके अंदर लाइन उसने शो की हुई है. तो जब ये क्वेश्चन राइज किया गया टीचर स्पोर्ट्स यानी कि स्कूल स्पोर्ट्स साइट के ऊपर, तो एग्जामिनर ने कहा चाहे लाइन लगा दे ना लगाए उससे कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा. ठीक है, अच्छा. अब इसका मतलब है एक इसमें पी टाइप है और दूसरा इसमें क्या है? एन टाइप है. पी टाइप मीन पॉजिटिव टाइप, एन का मतलब नेगेटिव टाइप. तो ये हमारे पास टू टर्मिनल डिवाइस होता है जिससे आप कह रहे होते हो डायोड है. अब इसी डायोड के साथ अगर हम एक और डिवाइस लगा दूं, ये हमारे पास क्या है? पी टाइप है बेटा, ये एन टाइप है. जैसा ये डायोड है अभी, एक ये हो गया टर्मिनल, एक ये टर्मिनल मैंने उसमें शो करने के लिए. अब इसके साथ अगर मैं एक और डिवाइस लगा दिया मैंने पी टाइप ही, पॉजिटिव टाइप ही, नाउ दिस बिकम 3 टर्मिनल डिवाइस. ये जो चीज बनी है ये हमारे पास क्या होगी? ये ट्रांजिस्टर है, यानी दो डायोड से मिलके जो बनता है. समझ लो. ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है बेटे, ये हमारे पास एन टाइप था, ये पी टाइप था, यहाँ पे एक और एन टाइप लगा लो. तो ट्रांजिस्टर की दो टाइप्स होती हैं. एक को हम फिर कह रहे होते हैं पी एन पी ट्रांजिस्टर, दूसरे को हम कह रहे होते हैं एन पी एन ट्रांजिस्टर. पी एन पी का मतलब नेगेटिव टाइप को सैंडविच किया बिटवीन टू पॉजिटिव टाइप. एन पी एन का मतलब पॉजिटिव टाइप को सैंडविच किया बिटवीन टू नेगेटिव टाइप्स. तो ट्रांजिस्टर जो होता है सर 3 टर्मिनल डिवाइस होता है. समझो कि ये दो डायोड से मिलके बनता है और इसका काम क्या होता है? रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करना. किस तरह करता है, क्या चीज है, फर्दर कोई चीज सिलेबस में नहीं है. ठीक है, और बी से ट्रांजिस्टर होते हैं. कैपेसिटर आप डिटेल में कहीं पढ़ चुके हो या फिर स्कूल वगैरह के अंदर आगे पढ़ोगे. कैपेसिटर हमारे पास कंपोनेंट जो कि चार्ज को सेपरेट करता है ताकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो सके उसके अंदर. रेजिस्टर का सारा पता आर इक्वल टू वी ओवर आई. कनेक्टेड ऑन अ स्मॉल स्लाइस ऑफ सिलिकॉन. एक हल्का सा वेफर जो है वो जो हम यूज कर रहे हैं जर्मेनियम या सिलिकॉन का, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ते हो. तो ये हमारे पास होगी. अभी हम क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट है, इंटीग्रेटेड सर्किट में कुछ लेग्स जो होती हैं बेटे बाहर विजिबल होती हैं कंज्यूमर को या यूजर को. अब इसमें कितनी टर्मिनल्स बाहर एक्सपोज होंगे वो हमारे पास एक इस तरफ मैंने शो कर दिया बेटे, इतनी दो शो करने चाहिए. ये दो टर्मिनल्स ये हो गया, दो इस तरफ शो कर दिए बेटे ऊपर और नीचे, और एक ये. ठीक है, इसका मतलब इसके टोटल टर्मिनल जो हो गए हमारे पास वो 5 टर्मिनल जो हैं इसके विजिबल होते हैं, यानी कि नजर आ रहे होते हैं. अब ये हमारे पास क्या होगी? दो इनपुट्स होगी, 2 इनपुट्स हैं. ठीक है, 1 आउटपुट है, ये आउटपुट टर्मिनल है. और ये जो हमें नजर आ रहे हैं जिसको हम प्लस वी एस या माइनस वी एस भी लिख सकते हैं बेटे, ये हमारे पास क्या दो सप्लाई वोल्टेज है. सप्लाई वोल्टेज का मतलब ये है कि इसको ऑन करोगे तो ये ऑपरेट करने के कैपेबल होगा ना. अगर आप उसी तरीके से टीवी को ऑन ना करो आप और पीछे केबल आनी शुरू हो जाएगी, कभी भी नहीं आएगी बेटा. उसको टीवी को ऑन करते हो तब उसमें ट्रांसमिशन आनी शुरू होती है. तो इसको ऑपरेट करने के लिए सप्लाई वोल्टेज बैटरी अप्लाई की जाती है. इन इनपुट्स पे हम बैटरी अप्लाई नहीं करते. जिस चीज को एम्पलीफाई करना है, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा करना है, ये वो होगी और आउटपुट में वो चीज हमारे पास इस तरह आ रही होगी. ठीक है,
अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास फर्दर इसको आप देखते हो सिंबल वगैरह इसका बेटे सिंबल इसका होता है हमारे पास दिस इज बेटे एक ये नेगेटिव हो गया, ये साइड क्या होगी पॉजिटिव साइड होगी, ठीक है। और नेगेटिव जिससे होता है वहां पे आप ये नेगेटिव वी एस मैं लिख रहा हूँ, यानी नेगेटिव सप्लाई सॉरी प्लस वी एस हो गया सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पे क्या हो गया दिस इज प्लस सप्लाई वोल्टेज लिख लो, पॉजिटिव सप्लाई चाहे लिख लो, बैटरी का अप्लाई करना है आपने यहाँ पे, दिस इज नेगेटिव सप्लाई, ये हमारे पास क्या आ गई एक आउटपुट, ये हमारे पास एक इनपुट ये होगी और दूसरी इनपुट ये होगी। ऊपर जो नेगेटिव इनपुट है इसका मतलब ये है, इसको हम कह रहे होते हैं, इस नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि आपने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे लगाना, बैटरी बेटे यहाँ पे लगाना ही नहीं है। बैटरी के लिए जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई लिखा हुआ है, पॉजिटिव जहाँ लिखा है वहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दो, जहाँ नेगेटिव लिखा है ना वहाँ नेगेटिव टर्मिनल लगा दो, ठीक है। ये इनपुट्स हैं बेटा, ये नेगेटिव है इसको हम कह रहे होते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, ये इन्वर्टिंग इनपुट है, इसका मतलब इन्वर्ट करके आउटपुट देती है। और नीचे वाली हमारे पास क्या है वो पॉजिटिव जो लिखी दिस इज नोन एज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास इन्वर्टिंग इनपुट का मतलब जो चीज भी आप इस पे अप्लाई करोगे वो इन्वर्ट होके आ जाएगी, ठीक है, वो इन्वर्ट होके आ जाएगी। क्या मतलब इसका, अगर मैं इसी को रिप्रेजेंट करूं, नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो गया बेटे, दिस इज प्लस सप्लाई वोल्टेज माइनस सप्लाई वोल्टेज, ये आउटपुट हो गया। इस वाले को सपोज अगर मैं अर्थ से कनेक्ट करता हूँ बेटे, ये अर्थ से कनेक्ट कर दिया, यानी कि कोई वोल्टेज नहीं आ रहा, ये है। अब इस पे अगर बेटे मैं अगर ये चीज सप्लाई कर दूंगा, ये वाली अपर पीक प्रोवाइड किया है नेगेटिव पे, तो एक एम्पलीफाई होके इस तरह हमारे पास ये आ जाएगी, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा इन्वर्ट भी होगी। और अगर इसके ऊपर मैं इसकी जगह बेटा ये वाली पीक प्रोवाइड करता हूँ, तो ये भी हमारे पास क्या होगी इन्वर्ट होके इस तरह हमारे पास आ जाएगी। तो इसका मतलब आउटपुट और इन्वर्टिंग इनपुट जो है उनमें फेज एंगल कितना आ रहा है 180 डिग्री, ठीक है। आउटपुट and inverting input are 180 degree out of phase with each other। यहाँ से रिजल्ट जो निकला है that is output and inverting input are 180 degree out of phase with each other, ठीक हो गया। इसलिए इन्वर्ट कहते हैं, इन्वर्ट करके आउटपुट दे रही होती है। और अगर मैं इसको इस तरह कनेक्ट कर देता हूँ बेटे, ये वही ऑपरेशन एम्पलीफायर है, नेगेटिव हो गया या पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव का मैंने अर्थ कर दिया, इस पे मैं पोलैरिटी दूंगा, इसका दिस सप्लाई वोल्टेज हो गया प्लस वी एस हो गया बेटे, ये माइनस वी एस हो गया, ये वी आउट होगी। अब पहले वाले केस के अंदर मैं क्या कि बेटे अगर मैंने इससे अपर पीक प्रोवाइड की है तो ये चीज इस तरह एम्पलीफाई होके आ गई है, फेज चेंज नहीं हुई उसकी, जिससे मैंने प्रोवाइड किया था वही चीज, एम्पलीट्यूड उसका ज्यादा हो गया, एम्पलीफायर है ना, एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया। और अगर इसमें मैं ये लोअर पीक प्रोवाइड करता हूँ तो आउटपुट में यही पीक हमारे पास क्या होगी बेटे, एम्पलीफाई होके इस तरह आ जाएगी हमारे पास। इसका मतलब ये हो गया कि आउटपुट एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद ईच अदर,
इसका मतलब ये हो गया दैट इज आउटपुट एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट आर इन फेज with each other. सर ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कैसे हो गया? Each other. बेटा पॉजिटिव है ना, जो चीज आ रही थी वही एम्पलीफाई होके आ गई है, इन्वर्ट नहीं हुई। इन्वर्टिंग नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव वाली कौन सी है, इन्वर्टिंग। उस पर जो चीज आप प्रोवाइड करोगे एक तो एम्पलीफाई होके आएगी, दूसरा इन्वर्ट होके आएगी। दूसरी चीज हमारे पास क्या बेटे, नॉन इन्वर्टिंग है, ये वाली पॉजिटिव वाली। जो चीज आप पॉजिटिव प्रोवाइड करोगे वो ऐसा एम्पलीफाई होके आ जाएगी, वो इन्वर्ट नहीं होगी। तभी तो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं इसको। ठीक है सर। सर एम्पलीफाइड दोनों में होगी ना? एम्पलीफाई दोनों में हो रहा है, फेज चेंज होती है इन्वर्टिंग के अंदर और नॉन इन्वर्टिंग में फेज चेंज नहीं हुई। ठीक है, अच्छा अब बात का ये दोनों पे भी तो प्रोवाइड कर सकते हो बेटे आप लोग। ठीक है, दोनों पे भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, तो फिर हमारे पास क्या होगा वो फिर बाद में, अभी सिर्फ मैं डिस्क्रिप्शन की बता रहा हूँ। ये क्लियर हो गया ना? यानी मैंने ये बताया अभी, बट it consists of 20 transistors, capacitors and resistors connected on a slice of silicon. It has 5 terminals at its output side. 2 of them are input identified by inverting and non-inverting inputs. 2 उसके सप्लाई वोल्टेज है और इक्वल अमाउंट ऑफ प्लस एंड माइनस सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, और एक आउटपुट आ रही है। अभी सिर्फ मैंने इनपुट के बारे में बताया डिस्क्रिप्शन के ऊपर। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन के ऊपर ये पहला पॉइंट मैंने फोकस किया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट बेटे सप्लाई वोल्टेज, ये जो लिखी हुई है ये वाली और ये वाली। ठीक है, ये हमारे पास क्या बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल प्रोवाइड करने होता है। अब जो बैटरी प्रोवाइड करेंगे वो हमारे पास क्या होती है, 5 to 15 वोल्ट तक इलेक्ट्रॉनिक्स में चीज चल रही होती है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो हमारे पास मैं लिखता हूँ सेकंड पॉइंट, इक्वल सप्लाई वोल्टेज, यानी प्लस में या माइनस में Vs जो है in the range from 5 volt to 15 volt is needed for its operation. ठीक है, for its operation। अब for its operation के लिए माइंड में जरा से कैसे होता है, अब बेटे उसके लिए भी एम्पलीट्यूड कैसे ज्यादा जाया होना है। एम्पलीट्यूड बेटे ज्यादा इस तरह होता है, ये सपोज नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, प्लस Vs हो गया, माइनस Vs हो गया, सपोज इसको अर्थ ही किया और मैंने। बेटे होता ये है कि जो चीज एम्पलीफाई होती है वो करंट नहीं होता, वो वोल्टेज होता है, वो सिग्नल होता है, एनर्जी एम्पलीफाई, एनर्जी को एम्पलीफाई करते हो आप लोग। ठीक है, इंटेंसिटी एम्पलीफाई करते हो। होगा ये कि हमारे पास सपोज ये अगर हमारे पास टर्मिनल आ रहा है, ये टर्मिनल है, बेटे यहाँ पे अगर ये चार्ज कैरियर है, एक करंट को डिफाइन फ्लो ऑफ चार्ज कैरी करते हो, ये चार्ज कैरियर है, ये एक चार्ज कैरियर बेटे, और ये इसने सिग्नल जो पकड़ा हुआ ये वाला सपोज। ठीक है, दिस इज 2 वोल्ट, इसमें एनर्जी है। मैं सपोज कर रहा हूँ बेटे इसके पास कितनी एनर्जी है, ये सपोज 9 वोल्ट दे लेते हैं, 9 वोल्ट है और ये भी क्या माइनस 9 वोल्ट होगा। अब इसके पास 2 वोल्ट है ना, सिग्नल 2 वोल्ट है जिसको एम्पलीफाई करना है। होता ये है कि हमारे पास इसके अंदर करंट पास नहीं कर सकता, इसमें करंट पास, आगे प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे भी, इसमें करंट पास नहीं कर सकता। क्यों नहीं पास करता? ये किससे मिलके बना है, ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर किससे मिलके बने हैं, डायोड से। डायोड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। ठीक है ना, तो ये इनपुट साइड से कंडक्ट नहीं कर सकता, कोई भी चार्ज कैरियर इसके अंदर इनपुट साइड से एंटर नहीं हो सकता। हाँ, आउटपुट साइड से, अगर इनपुट से ये फॉरवर्ड बाय
रिवर्स बाइस होता है तो वो आउटपुट से फॉरवर्ड बाइस हो जाए, आउटपुट से आ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें कोई करंट एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, तो होता ये है कि हमारे पास ये जो चार्ज कैरियर है ये बेटा यहाँ पे आएगा, ये क्या करेगा हमारे पास, इसको समझो अपना एक चार्ज कैरियर है इसके अंदर, ऑपरेशन एम्पलीफायर के अंदर। इसने क्या करना है, ये जो बोरी इसने पकड़ी थी, ये वोल्टेज 2 वोल्ट एनर्जी थी, ये इसने हवाले कर देनी है इसके, ये बेटा इसने पकड़ के इसके हवाले कर देनी है, ये खुद नहीं एंटर हो सकता, इसके हवाले कर दी। अब इसके पास कितनी एनर्जी है, 2, ये कितनी है 9 वोल्ट, तो 2 और 9 में कितना डिफरेंस आ गया, 7 वोल्ट। बेटे 7 वोल्ट एनर्जी आनी है यहाँ से, ये यहाँ से 7 वोल्ट एनर्जी आनी है, जिसकी वजह से इसको एम्पलीफाई हो गया, ये सिग्नल एम्पलीफाई हो गया। अब अगर सिग्नल एम्पलीफाई हो गया तो यहाँ जो फर्दर चार्ज कैरियर होंगे, ठीक है बेटे, यहाँ जो फर्दर चार्ज कैरियर ये वाले, यहाँ जो चार्ज कैरियर हैं ये क्या करेंगे, यहाँ से एम्पलीफाइड वाला सिग्नल लेके चले जाएंगे। अब इसके पास कितनी एनर्जी होगी, 9 जूल है, ये 9 वोल्ट एनर्जी है। जो चीज एम्पलीफाई हुई है वो क्या हुआ, सिग्नल हुआ, करंट एम्पलीफायर नहीं होता, करंट चार्ज, सही करंट डिफाइन चार्ज किसने कैरियर करता है, अंदर फ्लो एंटर भी नहीं चार्ज हो कैरियर। सकता इनपुट के थ्रू। मैंने डॉक्टर साहब सारा बताया अभी, ठीक, मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, हमारे पास करंट बेटे इसके अंदर एंटर नहीं होता, करंट को डिफाइन किसने करते हो, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर है। ठीक है, एंड चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो चार्ज कभी एम्पलीफाई नहीं होता, जो चीज एम्पलीफाई होती है वो सिग्नल होता है, और सिग्नल हमारे पास एम्पलीफाई होने का मतलब नहीं ये सर है, वो तो समझ आ गई है कि लाइक सुन वो लो बेटे, सुन लो, मैं करने लगा हूँ, सुनने लगा हूँ। ठीक है, सुन लो, अब मैं करने लगा हूँ बेटे दोबारा। मैंने बेटे इसको ना अर्थ किया हुआ था, मैंने कहा था ये हमारे पास एक चार्ज कैरियर 2 वोल्ट एनर्जी के साथ आया, 9 वोल्ट दिया, -9 वोल्ट दिया। ठीक है बेटे, इसके हमारे पास ये किससे मिलके बनता है, डायोड से। डायोड की ये साइड अगर आप पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे, इस साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करोगे तो पास करेगा करंट, इसमें से चार्ज कैरी इसमें से पास कर देंगे। लेकिन बेटे डायोड को अगर आप इस तरह कनेक्ट करते हो, इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हो, इसको पॉजिटिव से, अब डायोड अब ओपन स्विच है, अब करंट पास नहीं कर सकता। ठीक है, इसको कहते हैं बाइसिंग ऑफ अ डायोड। बाइसिंग क्या होती है, कनेक्टिविटी किस तरह, जिस तरह बेटे सेल डालते हो कैलकुलेटर के अंदर या टीवी के रिमोट के अंदर, उनको सही तरह पॉजिटिव लिखा है उसी तरफ, पॉजिटिव की तरफ डालते हैं, नेगेटिव जहाँ लिखा नेगेटिव उस तरफ होता है, तो वो कंडक्ट करता है, वो हमारे पास आपको काम कर रहा होता है, क्योंकि उसमें भी डायोड ही लगी, आगे एलईडी लगी होती है, आगे जो इंफ्रारेड रेडिएशन भेजती है टीवी तक। और अगर आप उल्टे आप सेल डाल देते हो तो कभी भी काम नहीं करता, इसमें डायोड जो है एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। ठीक है, अब बेटे डायोड किससे मिलकर बनता है, ट्रांजिस्टर किससे मिलकर बनता है, मैंने कहा था 2 डायोड से मिलकर बनता है। डायोड ये होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसके साथ अगर एक और मैं पॉजिटिव साइड बना देता हूँ तो ये हमारे पास ट्रायोड हो जाएगा, इसे हम कहते हैं ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है। या हमारे पास ये एन टाइप था, ये पी टाइप था, इसके साथ अगर एक और आपने एन टाइप बना दिया तो ये 3 टर्मिनल डिवाइस हो गया बेटे, इसको ट्रांजिस्टर कहते हो। तो ये सारे किस में लगे होते हैं, इसमें लगे होते हैं। तो ये इनपुट साइड से क्या होता है, ये इनपुट साइड से रिवर्स बाइस होता है। रिवर्स बाइस का मतलब ये हो गया, इट एक्ट एज एन ओपन स्विच इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग, ये फॉरवर्ड बाइस होता है। करंट इसमें हमने करंट को एम्पलीफाई, करंट अगर आना शुरू हो जाए तो ये हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है ना करंट, हम फिर एम्पलीफाई नहीं कर सकेंगे, थर्मल एजिटेशन स्टार्ट हो जाएगी विद इन द सिलिकॉन क्रिस्टल, जिसकी वजह से हमारे पास नॉइज फैक्टर डिस्टॉर्शन ज्यादा आनी शुरू होगी। हमने सिंपल सिग्नल पकड़ना है उससे और उसको एम्पलीफाई करना है। तो उसके लिए मैंने सिंपल आपको जो तरीका मैंने बताया बेटा, मैंने कहा कि इसका समझो अपना मिस्टर कूलम है, मिस्टर कूलम की अगर 12 वोल्ट सोर्स हो तो इसके अंदर 12 जूल एनर्जी होती है एक कूलम चार्ज पार्टिकल के पास। अगर मैं 2 वोल्ट लिख रहा हूँ, 2 वोल्ट का मतलब ये है कि 2 जूल एनर्जी है एक कूलम, ये एक मिस्टर कूलम के पास एनर्जी कितनी है कि जो 2 जूल एनर्जी है उसके अंदर। ठीक है, जब ये यहाँ पे आएगा तो खुद इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि इनपुट से रिवर्स बाइस होता है ये।
इसने क्या किया, आपका एनर्जी गेन करनी है, ठीक है। एनर्जी ये नहीं कि 2 वोल्ट और 7 वोल्ट हो जाए, ऐसे नहीं है। कोई चीज मूव करती है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। अभी इसका पोटेंशियल कितना 2 है, इसका पोटेंशियल कितना है 9 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है 7 वोल्ट। तो ये 7 वोल्ट फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करने के कैपेबल है। ये 7 वोल्ट फर्दर एनर्जी देगा तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया बेटा, पैकेट फिल अप हो गया एनर्जी से। तो यहाँ जो चार्ज कैरियर डिफरेंट होते हैं हमारे पास मेटल के ऊपर, इसने पकड़ के पैकेट उसके हवाले कर देना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, अब 9 जूल या 9 वोल्ट एनर्जी आ गई। सिग्नल आपका एम्पलीफाई हो गया। जो पहले ये सिग्नल था वो सिग्नल हमारे पास पूरा ये एम्पलीफाई होके आ गया इस तरह, ठीक है। इनपुट साइड से कोई करंट एंटर नहीं हो सकता है, क्योंकि सर वो फॉरवर्ड बायस नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? हाँ, फॉरवर्ड बाइस नहीं, रिवर्स बाइस, ठीक। इतना क्लियर हो गया ना बेटे? जी सर। अच्छा, सर इसके अगर नेगेटिव से जाता, मतलब कि इसका फेज चेंज होता इन्वर्ट करके भेजता, तो उससे यहाँ वोल्टेज पे कोई हाँ जी, इफेक्ट आ सकता है कि वो सेम रहेगी? नहीं वोल्टेज पे, नहीं वोल्टेज बेटा सेम 9 वोल्ट ही होना था, ठीक है सर। 9 वोल्ट ही आना था। फेज चेंज हो जाएगी अलबत्ता, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे तो बेटे मैंने इक्वल सप्लाई वोल्टेज रेंज फ्रॉम 5 to 15 वोल्ट इज नीडेड फॉर दिस ऑपरेशन, और मैंने आपको हल्का सा ऑपरेशन बताया कि एम्पलीफाई किस तरह होता है, वो इस तरह होता है, ठीक है। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। एम ऑपरेशन एम्पलीफायर लिखने से ओप एम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आप कैम्ब्रिज में भी लिख सकते हो। और ये रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड का मतलब कहते ही है, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स भी करोगे तो हमारे पास यही करोगे। एमएससी फिजिक्स में 100 मार्क का पेपर होता है ऑपरेशन एम्पलीफायर के ऊपर, प्रीवियस के अंदर। प्रीवियस क्या, 5th जिसे आप कहते हो। अच्छा बेटे, हमारे पास प्रॉपर्टीज में आइडियल प्रॉपर्टीज सिलेबस के अंदर है, और 4 के नंबर से क्वेश्चन जब स्टार्टर के तौर पे इसी के ऊपर होता है। मैं प्रॉपर्टीज बता दूं कौन कौन सी। सीरियल नंबर हो गया बेटे, मैं पहले बना दूं। प्रॉपर्टी कौन सी है, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, उसकी रियल वैल्यू कितनी है और उसकी आइडियल वैल्यू कितनी है। अच्छा, पहले ऐसा भी करते जाते हैं तो पता नहीं जगह बचे ना बचे। सीरियल नंबर बेटा, ये प्रॉपर्टी आ गई। इसकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती है। प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है इसका, इसकी आइडियल वैल्यू कितनी है, इसकी रियल वैल्यू कितनी है। रियल वैल्यू वैसे बेटा लिख रहा हूँ, सिलेबस में आइडियल वैल्यू आया करती है। रियल वैल्यू हर वेंडर के जो ऑपरेशन एम्पलीफायर में आता है वो डिफरेंट होती है, लेकिन जो नॉर्मली हम जो आपकी बुक्स में लिखी है वो मैं लिख दूंगा। पहली बेटा चीज होगी इनपुट इम्पीडेंस। अच्छा, इनपुट इम्पीडेंस, इम्पीडेंस हम कहते हैं ऑपोजिशन को। जिस तरह एक रेजिस्टर होता है उसकी ऑपोजिशन को आप रेजिस्टेंस कहते हो बेटे। एक रेजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस होती है। एक कैपेसिटर में डायरेक्ट करंट कभी पास नहीं करता, दरमियान में इंसुलेशन रीजन होता है ना। तो एक कैपेसिटर की ऑपोजिशन जो होती है टू द चार्ज कैरी, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रिएक्टेंस, REACT, रिएक्टेंस कैपेसिटर के लिए। एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर बेटा कैपेसिटर भी लगे हों, जिसके अंदर रेजिस्टर भी लगे हों, जिसके अंदर ट्रांजिस्टर भी लगे हों, तो पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस होती है उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं इम्पीडेंस, ठीक है। इम्पीडेंस इज द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट।
और इसके क्योंकि मैं ओवरऑल रेजिस्टेंस कह रहा हूँ बेटा, इसके यूनिट्स भी जो होंगे हमारे पास वो क्या होते हैं, ओम ही होते हैं। ठीक है, दिस टोटल ऑपोजिशन कह लो, टोटल रेजिस्टेंस कह लो, टोटल रेजिस्टेंस या ऑपोजिशन ऑफ अ सर्किट टू चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अब इसकी बेटे रियल वैल्यू जो होती है दिस इज इन्फिनिट। इन्फिनिट, इन्फिनिट का मतलब है इसके अंदर कोई इनपुट साइड से करंट एंटर नहीं होता। जो अभी मैं समझा रहा था, इनपुट से ये रिवर्स बाइस होता है, रिवर्स बाइस से इनपुट से कोई करंट नहीं जा सकता, कोई चार्ज कैरियर नहीं जा सकता। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया नो करंट कैन एंटर ईदर ऑफ इनपुट, ना इन्वर्टिंग के थ्रू ना ही नॉन इन्वर्टिंग के थ्रू। नो करंट कैन एंटर ईदर ऑफ इट्स इनपुट। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी जो हम ये तो मैंने दूसरी वैल्यू कंसिडर की ना बेटे, जो आती है हमारे सिलेबस के अंदर भी जो है आइडियल वैल्यू। अब इसकी अगर हम दूसरी वैल्यू कंसिडर करें जो होती है दिस इज बेटे 10 टू रेज पर 6 ओम टू 10 टू रेज पर 12 ओम। ये क्यों लिख रहा हूँ, ताकि बेटे आपको यूनिट पता चल जाए। ये रेजिस्टेंस है, ये वैल्यू याद नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे हम इन्फिनिट लिखते हैं ना जहाँ, तो उसमें साथ रेजिस्टेंस यूनिट नहीं लिख रहे होते। तो टोटल रेजिस्टेंस या ऑपोजिशन ऑफ अ सर्किट जिसमें सारी चीजें आ रही हैं, तो इनपुट साइड से कोई करंट, कोई चार्ज कैरियर यहाँ इनपुट साइड से एंटर नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, आउटपुट इम्पीडेंस। इम्पीडेंस अगर इनपुट से ये हमारे पास रिवर्स बाइस, तो मैंने कहा था आउटपुट से क्या होगा, ये फॉरवर्ड बाइस होगा। तो अब इसको ये क्या है, ये भी टोटल रेजिस्टेंस ही है। रेजिस्टेंस या ऑपोजिशन ऑफ अ सर्किट ठीक है एट इट्स आउटपुट टर्मिनल। एट इट्स आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, अब जिस तरह उसकी वैल्यू हम ये कह रहे थे, इनपुट इम्पीडेंस क्या थी, वो इनफिनिट से आउटपुट इम्पीडेंस बेटे क्या, 0 है। इसका आउटपुट से हमारे पास फॉरवर्ड बाइस है, तो सारा वोल्टेज आउटपुट साइड से प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है ना, तो हमारे पास यानी कोई एनर्जी ड्रॉप नहीं होना, दैट इज होल ऑफ आउटपुट वोल्टेज is provided across the output load। यानी जो चीज एम्पलीफाई होगी इसके अंदर फर्दर एनर्जी जाए नहीं, उससे पकड़ आगे दे देना। ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसकी वैल्यू जो होती है बेटा वो 10 टू 200 ओम के करीब होती है, 2 ओम। तो हमारे पास इम्पीडेंस क्या है, ऑपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है, इम्पीडेंस हमारे पास दिस इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर होती है। अब तीसरी चीज बेटे आ गई, थर्ड प्रॉपर्टी, सॉरी ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन बेटे, लूप तो चलो सर्किल वगैरह कह रहे होते हैं, ओपन जिसका आउटपुट का कोई हिस्सा दोबारा इनपुट पे ना आ रहा हो। गेन का मतलब होता है एम्पलीफिकेशन करना, एम्पलीट्यूड ज्यादा करना। ठीक है, हल्का सा आप इनपुट दोगे तो मैक्सिमम आउटपुट में वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, तो गेन हम कह रहे होते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ
efficiency of an amplifier। अब गेन बेटे हमारे पास वैसे अगर लिखें तो गेन हमारे पास होता है आउटपुट ओवर वी, आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज। ये तो आउटपुट ओवर इनपुट गेन ही होती है, तो इसका हमारा गेन हमारे पास क्या एफिशिएंसी होती है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कितनी एफिशिएंसी है। अब इसकी एफिशिएंसी जो हम ले रहे होते हैं, हम आइडियल वैल्यू क्या लेते हैं, इनफिनिट, FINIT, इनफिनिट ले रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इनफिनिट हो तो नहीं सकती ना, कि हम इनफिनिट तो चीज़ डिफाइन ही ना हो सके, लेकिन आइडियल जिस तरह आइडियल गैस है इस तरह हम इसको ले रहे हैं। लेकिन हमारे पास ओपन लूप गेन की वैल्यू जो होती है 10⁵ होती है, ये वैल्यू याद करनी होती है, 10 ये वाली याद करनी, इसलिए सिर्फ यही याद करनी, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए याद करनी है न्यूमेरिकल में बेटे लिखनी है। फॉर डीसी डायरेक्ट करंट वोल्टेज या कांस्टेंट वोल्टेज लिख दूं, कांस्टेंट यानी डीसी जो होती है बेटा वोल्टेजेस। नेक्स्ट आ गया बैंडविड्थ, ठीक है। फोर्थ इज बैंडविड्थ। सही सही प्रॉपर्टीज याद करनी है। हाँ ये याद करनी बेटे, ये याद वो पूछता है कि 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल ऑप एम्प या 5 प्रॉपर्टीज आइडियल यानी 3 प्रॉपर्टीज आइडियल। क्वेश्चन स्टार्टर के तो स्टार्ट इस तरह होता है। अच्छा बैंडविड्थ बेटे, बैंड हम किसको कहते हैं फिजिक्स में या साइंस में, बैंड हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी को। म्यूजिकल बैंड होते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो बैंड हम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। विड्थ हम कहते हैं किसको, चैनल के हमारे पास कितना डायमीटर वगैरह है, ठीक है। इंटरनेट वगैरह की बैंडविड्थ होती है, कितना सिग्नल एट ए टाइम, कितने मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड से वो मूव कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है। तो बैंडविड्थ का मतलब ये है कि ये हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसीज को साइमल्टेनियसली एम्पलीफाई करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है, कि हम कितनी फ्रीक्वेंसी को साइमल्टेनियसली एम्पलीफाई करने की कैपेबिलिटी रखता है, ये बैंडविड्थ उसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिखूं तो इसका मतलब, इसको मीनिंग मैं ये लिख सकता हूँ, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज, that can be amplified simultaneously। बेटा इसकी वैल्यू भी जो होती है हमारे पास वो इनफिनिट है। इसका मतलब जो भी इसके इनपुट पे देगा हमारे पास वो एम्पलीफाई होके आ जाएगा। अगर एक ऑर्केस्ट्रा प्ले हो रहा है, उसमें ऑर्केस्ट्रा के अंदर गिटार भी यूज है, ड्रम भी यूज है, वोकलिस्ट की अपनी साउंड भी है, फ्लूट की साउंड भी है, ठीक है, ऑर्गन की साउंड भी है, माउथ ऑर्गन वगैरह की साउंड भी है। तो ये क्या करेगा, सारों को एम्पलीफाई करेगा बाय द सेम अमाउंट। ये नहीं कि करेगा गिटार की साउंड को निकाल दे, बाकियों को पकड़ के एम्पलीफाई कर दे। तो जो भी आप इनसे इनपुट प्रोवाइड करोगे वो हमारे पास सारों को एम्पलीफाई करेगा, और सारों को एम्पलीफाई करने की हमारे पास उसके अंदर कैपेबिलिटी है। लेकिन एक्चुअली ये क्या होता है, ये फाइनाइट ही होता है, ठीक है, एक्चुअली फाइनाइट वैल्यू होती है, ठीक है, कुछ नॉट इन्फिनिट है, ठीक है, फाइनाइट होता है। तो इनपुट इम्पीडेंस क्या होगी, इन्फिनिट इम्पीडेंस। क्लियर हो गया ना, व्हाट इज मेंट बाय इम्पीडेंस, व्हाट इज मेंट बाय इनपुट इम्पीडेंस, यानी वर्ड क्वेश्चन भी अगर आता तो, ठीक है। आउटपुट इम्पीडेंस, ओपन लूप गेन, गेन किसको, बैंडविड्थ क्या है, बैंड हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी को है, यानी दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कैपेबिलिटी ऑफ अ चैनल टू एम्पलीफाई मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज साइमल्टेनियसली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई स्लू रेट।
सर टोटल प्रॉपर्टीज बेटे लास्ट है। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी स्लू रेट। स्लू बेटे हम कह रहे होते हैं डिफरेंस को, रेट हम कहते हैं किसी चीज को टाइम से डिवाइड करना। स्लू रेट का मतलब हो गया स्लू ओवर टाइम। ठीक है, अगर टाइम बेटे जीरो को अप्रोच कर रहा हो तो स्लू किसको रिप्रेजेंट कर, ओवरऑल किसको, स्लू रेट किसको अप्रोच कर, इनफिनिट को। इसका मतलब है देयर इज नो टाइम डिले इन प्रोवाइडिंग द इनपुट एंड गेटिंग द एम्पलीफाइड आउटपुट। जो ही आप इनपुट देते हो एट ए टाइम वो एम्पलीफाई करके आउटपुट दे देता है। ये नहीं हो रहा कि आपने सिग्नल इसको 12 बजे हवाले किया, ठीक है, उसने कहा 2 बजे आके ले नहीं यहाँ पे, इस तरह नहीं हो रहा। जो ही आप देते हो तो एट ए टाइम वो चीज़ एम्पलीफाई होके आ रही है, दरमियान में कोई टाइम लैग नहीं होता, टाइम इंटरवल नहीं आ रहा ये सारे प्रोसेस करने में। एट ए टाइम हमारे पास आउटपुट जो है इट चेंजेस इंस्टेंटेनियसली एज इनपुट चेंजेस, आउटपुट चेंजेस इंस्टेंटेनियसली एज इनपुट चेंजेस। तो हमारे पास इसको हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टाइम लैग in providing the input and getting the amplified output। ठीक है, इसकी वैल्यू बेटे क्या होती है, इनफिनिट। and getting the amplified output। ठीक है, और हमारे पास इसकी वैल्यू बेटे क्या होती है, इनफिनिट, आइडियल वैल्यू है। इनफिनिट का मतलब ये हो जाएगा आउटपुट changes instantaneously as input changes। जो इनपुट होती है आउटपुट एट ए टाइम चेंज होती है। ठीक है, नहीं ये नहीं कि इनपुट आपने दिया तो फजर के टाइम असर के टाइम आउटपुट चेंज होकर बाहर उसी टाइम चेंज हो नहीं है। लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू जो होती है बेटे स्लू रेट की वो होती है 10 वोल्ट, ठीक है, पर माइक्रो सेकेंड, 10 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। ठीक है, अगर एग्जामिनर कहता है कि व्हाट इज मेंट बाय एम्पलीफायर, या पहले जो लर्निंग आउटकम जो जिस पे सवाल बन सकता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट आर द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ ओप एम्प। ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज या 4 प्रॉपर्टीज, 3 या 4 नंबर का होता है। ठीक है, या फिर हमें क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज मेंट बाय स्लू रेट। ठीक है, या फिर हमारे पास व्हाट इज मेंट बाय इनपुट इम्पीडेंस, इस किस्म का क्वेश्चन है, बैंडविड्थ क्या आ रही। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए यहाँ तक। क्लियर। इसके बाद बेटा आता है आउटपुट किस तरह इसकी आती है। अभी तो मैंने सिंपली बताया कि इसमें कोई करंट एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया, इससे पहले मैं ये चीज फोकस करता जा रहा हूँ। देखो एक टर्मिनल इनपुट को मैं अर्थ के साथ लगा रहा हूँ, ये देखो इसको अर्थ के साथ लगाया, बाद में मैंने इसको अर्थ के साथ लगा दिया। यहाँ पे मैंने अर्थ के साथ लगाया था ताकि वोल्टेज वहां पे कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन दोनों इनपुट पे वोल्टेज आ सकता है। अगर दोनों पे वोल्टेज आ जाएगा फिर आउटपुट में एम्पलीफाई किस तरह होगा। ठीक है, फिर उसको किस तरह ट्रीट किया जाएगा। अब आते हैं कि आउटपुट एनालिसिस किस तरह होना है। ठीक है, अब चीज आ गई आउटपुट। ये आउटपुट एनालिसिस बेटे फिर
कल वाली क्लास में हम करेंगे, आज इतना टाइम नहीं रहा अब। ये अलबत्ता मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ बेटा अभी ग्रुप के अंदर। ये मैं बेटा ये कर दूँ उस टाइम शेयर हो जाए, ये नहीं होता, थोड़ा टाइम लग रहा होता बेटे, ठीक है। इसमें अभी भी मैं करना शुरू करूंगा तो अभी नहीं होना। तो 7 से 8 मिनट लगते हैं बात को ये करते हुए आपके व्हाट्सएप में, ठीक है। जो भी ग्रुप खुला होता है मैं उसमें शेयर करता हूँ, वहां से फिर मैं फर्दर आपको ट्रांसमिट कर देता हूँ बेटे। सर जो आपने ये प्रॉपर्टीज में आइडियल और रियल वैल्यू लिखवाई है, आइडियल की कोई मतलब कि कंडीशंस हैं क्या? ये कंडीशन यहाँ याद आइडियली करिए, रियल याद नहीं करनी। मतलब कि याद जैसे जैसे केमिस्ट्री में आइडियल जब लेते हैं तो उसकी कंडीशंस हैं 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ऐसे इस तरह